ये कहानी है 17वीं शताब्दी में दक्कन से उठी एक चिंगारी की। ये कहानी है मावलों की हिम्मत और खुददारी की। ये कहानी है शिवनेरी के लाल की। ये कहानी है साम्राज्य मराठा विकराल की। ये कहानी है छापामार युद्ध पद्धति के जनक की। ये कहानी है भगवा सनक की। ये कहानी है हिंदवी स्वराज्य की। ये कहानी है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। नमस्कार, मैं उदय आदित्य पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल 24 कैरेट पे, जहां पर विभिन्न विषयों से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सफरनामा। ये बात है सन 1630 की, जब भारत के पश्चिमी भाग में 5 इस्लामिक सल्तनतें हुआ करती थीं, जिनमें से 3 प्रमुख थीं। अहमदनगर की निज़ाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। इसके अलावा 2 और सल्तनतें थीं, बरार की इमाद शाही और बीदर की बरीद शाही। ये सभी सल्तनतें 15वीं शताब्दी में बहमनी सल्तनत के विघटन से बनी थी, जो आपस में लड़ती रहती थी। इसके अलावा अगर दक्षिण की कुछ छोटी मोटी रियासतों को छोड़ दें तो पूरे भारत में मुगलिया सल्तनत का राज कायम था, जो अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते दक्षिण भारत पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। इस समय मुगलिया सल्तनत की बागडोर शाहजहां के हाथों में थी। सन 1636 में शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। मकसद साफ था, दक्षिण को फतह करना। परंतु इस बार किस्मत मुगलों का साथ नहीं देने वाली थी। एक चुनौती, एक चिंगारी दक्कन में जन्म ले चुकी थी, जो आगे चलकर एक विकराल ज्वालामुखी बनी और जिसने इस देश पर काबिज इस्लामिक सत्ता को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि उसे उखाड़ फेंकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये थे हिंदवी स्वराज्य के प्रणेता श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म की तारीख को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1616 ईस्वी में हुआ, जबकि कुछ इसे 1625 तो कुछ 1630 मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के जुन्नर गांव में स्थित शिवनेरी किले पर हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। कई लोगों को लगता है कि शिवाजी का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी मां ने देवी शिवई की पूजा की थी, इसलिए उनका नाम देवी शिवई के नाम पर शिवाजी रखा गया। शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले निजाम शाह के यहाँ सैनिक थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे शाहजी भोसले ने अहमदनगर के निजाम को अपनी सेवाएं दी। उन्होंने निजाम की तरफ से मुगलों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े और जीते। इसके एवज में उन्हें अहमदनगर की ओर से पूना और सूपा की जागीरें प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें उच्च अधिकारी के पद पर भी नियुक्त किया गया। मुगलों द्वारा अहमदनगर हत्या लिया जाने के बाद शाहजी बीजापुर की सेवा में चले गए। वहां उन्हें बीजापुर का सेनापति नियुक्त किया गया तथा कर्नाटक की तरफ एक बड़ी जागीर दी गई। 1605 में शाहजी का विवाह जीजाबाई से हुआ। जीजाबाई से उन्हें 2 संतानें हुई, संभाजी और शिवाजी। परंतु निजी कारणों के चलते वे अलग रहने लगे। शाहजी संभाजी को लेकर कर्नाटक चले गए, तो वहीं जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी के साथ शिवनेरी दुर्ग में रहने लगी। कुछ समय पश्चात शाहजी ने तुकाबाई मोहिते नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया, जिससे उन्हें 2 और संतानें हुई, एंकोजी और व्यंकोजी। शाहजी ने तीसरा विवाह नरसाबाई नामक एक मराठा स्त्री से किया, जिससे उन्हें एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जो मराठा इतिहास में संताजी घोरपड़े के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवाजी महाराज के जन्म के समय उनके पिता बीजापुर सल्तनत की तरफ से युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए शिवाजी का लालन पालन उनकी माता की देखरेख में हुआ। शिवाजी एक निपुण योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्हें युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दादोजी कोंडदेव जी से मिला था, जो उनके पिता के करीबी और वफादार थे और जिन्हें उनके पिता के द्वारा पूना और सूपा की जागीरों का संरक्षक नियुक्त किया गया था।
बालक शिवाजी एक और अपनी मां से रामायण एवं महाभारत के उच्च आदर्श संपन्न वीर पुरुषों एवं नारियों की गाथाएं सुन रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दादा कोंडदेव द्वारा प्रजा की समृद्धि के लिए किए जा रहे कार्यों को अपनी आंखों से देख रहे थे। दादा कोंडदेव ने शाहजी की जागीरों को संपन्न बनाने के लिए अनेकों उपाय किए तथा उनकी काया ही पलट कर रख दी। उन्होंने जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए कदम उठाए तथा प्रजा को डाकुओं के भय से मुक्त कराने के लिए डाकुओं के विरुद्ध सैनिक अभियान छेड़े। मानव बस्तियों में घुसकर मनुष्यों को मार डालने वाले वन्य पशुओं को रोकने के लिए उन्होंने मावल युवकों की एक सेना तैयार की। दादा कोंडदेव जी ने एक और अद्भुत काम किया। यह कार्य उस काल में शायद कोई और जागीरदार या शासक नहीं कर रहा था। वे बालक शिवाजी को अपने साथ लेकर शाहजी की जागीरों के हर गांव में जाते तथा वहां के लोगों की समस्याओं और झगड़ों के बारे में पूछते, समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते तथा झगड़ों को दोनों पक्षों के साथ बैठकर सुनते। वे दोनों पक्षों को समझाते तथा अंत में अपना निर्णय सुनाते। इस निर्णय प्रक्रिया में वे बालक शिवाजी को भी सम्मिलित करते। मेधा और प्रतिभा संपन्न शिवाजी कोंडदेव के कार्यों में रुचि लेने लगे। उनकी इस प्रवृत्ति को देखकर बहुत से किसान और आमजन शिवाजी को अपना हितैषी और शासक मानने लगे। इससे पहले कभी किसी शासक ने निर्धन प्रजा से इतना निकट संबंध स्थापित नहीं किया था। धीरे धीरे शिवाजी पूना और सूपा दोनों ही जागीरों में लोकप्रिय हो गए। शिवाजी ने अपने पिता की जागीर के हर गांव का भ्रमण करके अपनी मित्र मंडलियां तैयार की। शिवाजी ने इन युवकों को राष्ट्रभक्ति और धर्म का पाठ पढ़ाया। उनके साथ खेलकूद कर उनसे निकटता स्थापित की। धीरे धीरे हजारों युवक शिवाजी के मित्र बन गए, जो अपने राजा की एक आवाज पर प्राण न्यौछावर करने तक को तैयार थे। कोंडदेव जी ने शिवाजी को अश्व संचलन, धनुर्विद्या, तलवार चलाना, मल्ल युद्ध आदि का प्रशिक्षण दिलवाया। शिवाजी महाराज का प्रथम विवाह एवं उनकी बेंगलोर यात्रा। 1640 में माता जीजा ने दादा कोंडदेव से परामर्श करके शिवाजी का विवाह निंबालकर परिवार की कन्या सईबाई से कर दिया। जब शाहजी को इस विवाह के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कोंडदेव को आदेश भिजवाया कि वे जीजाबाई, शिवाजी और उनकी पत्नी सईबाई को लेकर बेंगलोर आएं, ताकि शाहजी अपने परिवार से मिल सके एवं पुत्रवधू को आशीर्वाद दे सके। दादा कोंडदेव इस परिवार को महाराष्ट्र के पूना से लेकर कर्नाटक के बेंगलोर गए, जहां उनका यथोचित सत्कार किया गया। जीजाबाई 3 वर्ष तक अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के साथ बीजापुर में रहीं। एक दिन शाहजी शिवाजी को अपने साथ लेकर आदिल शाह के दरबार में गए। वहां शिवाजी ने आदिल शाह को झुककर सलाम करने के बजाय सीधे खड़े रहकर उनका अभिवादन किया। इस पर आदिल शाह ने चकित होकर पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया। शाहजी ने आदिल शाह से क्षमा मांगते हुए कहा कि यह नादान बालक है, इसे शाही रीति रिवाजों की जानकारी नहीं है। जैसे तैसे बात आई गई हो गई। एक दिन शिवाजी महाराज ने कसाई को मार्ग में गौ मांस बेचते हुए देखा तो उन्होंने आदिल शाह से कहा कि हम गाय को माता के समान पूजते हैं और कसाई है कि उसे सड़क पर काटते हैं, इसलिए आप अपने राज्य में गौ हत्या पर रोक लगाएं। आदिल शाह ने शिवाजी की बात सुनकर आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर ना तो गाय काटेगा और ना सड़क पर गौ मांस बेचेगा, क्योंकि वहां से हिंदू भी निकलते हैं। इस आज्ञा के जारी होने के कुछ दिनों बाद ही एक कसाई गाय को ले जा रहा था। शिवाजी महाराज ने रस्सी काटकर गाय को मुक्त कर दिया तथा कसाई द्वारा विरोध किए जाने पर कसाई के पेट में कटार भोंककर उसकी हत्या कर दी। जब यह बात आदिल शाह तक पहुंची तो उसने शिवाजी की कार्रवाई का समर्थन किया, क्योंकि शाही आज्ञा के अनुसार सड़क पर गौ हत्या तथा गौ मांस की बिक्री नहीं हो सकती थी। परंतु बाकी मुस्लिम अधिकारियों को यह बात नागवारा गुजरी। जब से शिवाजी बेंगलोर आए थे, शाहजी उन्हें बीजापुर राज्य के प्रशासन, सेना के प्रबंधन, दरबारी रीति रिवाज, अमीरों के षड्यंत्र, अश्वशाला की व्यवस्था, शस्त्रों के संचलन एवं रखरखाव आदि का प्रशिक्षण दे रहे थे। जब शाहजी से मिलने के लिए कोई अमीर उमराव या अधिकारी आता तो शाहजी शिवाजी को अपने पास बैठा लेते, ताकि वे राज्य काज संबंधी बातों को सुन सकें और समझ सकें। इस दौरान शिवाजी महाराज का एक और विवाह करवा दिया जाता है। यह विवाह शिर्के घराने की कन्या सोयराबाई से हुआ। आदिल शाह स्वयं भी इस विवाह में उपस्थित हुआ और शिवाजी तथा उसकी नई पत्नी को आशीर्वाद दिया।
सब कुछ ठीक ही चल रहा था और शाहजी के साथ साथ आदिल शाह भी शिवाजी पर प्रेम लुटा रहा था। परंतु 1643 में शिवाजी द्वारा कसाई का वध किए जाने के बाद शाहजी अपने पुत्र की तरफ से आशंकित रहने लगे। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए और आदिल शाह इसे हानि ना पहुंचा दें। इसलिए शाहजी ने दादा कोंडदेव से कहा कि वह जीजाबाई तथा उनके पुत्र एवं पुत्रवधू को लेकर वापस पूना चले जाएं। शिवाजी के मन में शाहजी के कामों से विरक्ति। शाहजी बीजापुर के सुल्तान की सेवा में थे, इस नाते उन्होंने बीजापुर द्वारा हिंदू राज्यों पर किए गए आक्रमणों में मुख्य भूमिका निभाई थी। बीजापुर राज्य द्वारा हजारों हिंदू परिवार उजाड़ दिए गए थे और उन्हें बलपूर्वक मुस्लिम बनाने पर बाध्य किया था। हिंदुओं की संपत्ति छीनकर उन्हें भिखारी बनाकर छोड़ दिया गया था। सैकड़ों भव्य हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया था। शाहजी को इन सब कामों में बीजापुर की सेना का नेतृत्व करना पड़ा था। बेंगलोर यात्रा में शिवाजी को ये सब बातें विस्तार से ज्ञात हुई। शिवाजी को अपने पिता के इस कार्य से विरक्ति हुई और उनके मन में मुस्लिम शासन के प्रति विद्रोह के अंकुर ने जन्म लिया। हिंदवी स्वराज के लिए छटपटाहट। माता जीजाबाई ने अपने परिवार की समस्त परेशानियों के लिए मुस्लिम शासकों को जिम्मेदार माना था। उन्होंने शिवाजी को भी यही समझाया था कि न केवल हमारी अपितु समस्त हिंदुओं की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण मुस्लिम शासकों का कुशासन ही है। जब तक मुसलमान शासकों का अंत नहीं होगा, हिंदू प्रजा सुख से नहीं रहेगी। शिवाजी जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, स्वयं भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि हर ओर हिंदू प्रजा को मुस्लिम शासकों के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर प्रजा को सुखी बनाना है तो मुसलमानों का राज्य नष्ट करके हिंदू राष्ट्र स्थापित करना होगा। यदि मुसलमान शासक और अधिक लंबे समय तक बने रहे तो हिंदू धर्म, हिंदू जाति, हिंदू ग्रंथ, हिंदू तीर्थ, हिंदू संस्कृति सभी कुछ नष्ट हो जाएंगे। वे जब भी अपनी जागीर में भ्रमण पर जाते तो युवकों को एकत्रित करके हिंदू संस्कृति एवं हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए ओजस्वी भाषण देते। वे अपनी प्रजा को हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लाभों के बारे में समझाते। वे प्रत्येक हिंदू युवक को शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ शस्त्र संचलन की शिक्षा लेने के लिए भी प्रेरित करते। 5 वर्ष तक लगातार घूमते रहने के कारण शिवाजी कोंकण प्रदेश के एक एक पहाड़, एक एक जंगल, नदी, नालों, मुहानों और पर्वतीय क्षेत्रों से परिचित हो गए। इस पूरे क्षेत्र में कई दुर्ग थे जिनमें मुस्लिम दुर्गपति नियुक्त थे। शिवाजी भी ऐसे ही दुर्ग अपने लिए बनवाने के स्वप्न देखने लगे। उन्हें यह भी लगने लगा कि अगर वे प्रयास करें तो मुस्लिम दुर्गपतियों से उनके दुर्ग आसानी से छीन सकते हैं। तोरणा दुर्ग पर धावा। अंततः शिवाजी महाराज ने वह कर दिखाया जिसके बारे में वे पिछले कुछ वर्षों से सोच रहे थे और जिसकी तैयारी भी कर रहे थे। 1646 में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के चलते बीजापुर की सल्तनत और कमजोर हो गई। इस वक्त का फायदा उठाते हुए शिवाजी महाराज ने मात्र 16 वर्ष की आयु में तोरणा किले पर आक्रमण करके मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जो उनके सैन्य अभियान की शुरुआत थी। जब यह सूचना बीजापुर पहुंची तो शिवाजी से उत्तर मांगा गया। शिवाजी महाराज ने अपने उत्तर में आदिल शाह को कहलवाया कि उन्होंने यह कदम बीजापुर राज्य की सुरक्षा के लिए ही उठाया है। वे इस दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था को परख रहे थे ताकि मुगलों से राज्य की रक्षा की जा सके। शाहजी के आश्वासन देने पर आदिल शाह ने शिवाजी के तर्क को स्वीकार कर लिया। शासन की कमजोरी के चलते बीजापुर अराजकता का शिकार हो चुका था। इस कमजोरी का फायदा उठाकर सामंतों ने बीजापुर के अधिकतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। शासन को कमजोर पड़ता देख शिवाजी महाराज ने मराठाओं को संगठित किया और बीजापुर के दुर्गों को जीतने की योजना बनाई। अगले कुछ सालों में सूपा, सिंहगढ़, चाकण, कोंढाना, पुरंदर, कुंभलगढ़, पन्हाला, कंगूरी, तुंग, तिकोना, भूरप, कौंडी, लोघर, राजमंडी तथा कल्याण के दुर्ग और चाकण से लेकर नीरा नदी तक का क्षेत्र शिवाजी के अधिकार में आ गया। शिवाजी महाराज ने वीरवारी तथा लिंगनाथगढ़ नामक नए दुर्गों का निर्माण भी करवाया। बीजापुर सल्तनत के भीतर इन घटनाओं ने खलबली मचा दी। आदिलशाही दरबार में शिवाजी को बंदी बनाने की और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठने लगी, परंतु अब शिवाजी का कद इतना बढ़ चुका था कि उन तक पहुंचना आसान नहीं था।
आदिल शाह ने शिवाजी पर वार करने के लिए एक दूसरी चाल चली। 1648 में उसने शिवाजी महाराज के पिता शाहजी को बंदी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। उसने शाहजी को बंदी बनाने का कार्य अपने विश्वस्त व्यक्ति मुधौल के उपसेनापति बाजीराव घोरपड़े को सौंपा। बाजी घोरपड़े और शाहजी भोसले एक ही वंश से थे। बाजी ने शाहजी को अपने निवास पर भोजन हेतु आमंत्रित किया तथा छल से बंदी बनाकर आदिल शाह के पास भेज दिया। बीजापुर में शाहजी को कठोर कारावास में रखा गया तथा उनसे कहा गया कि वे शिवाजी की गतिविधियों को रुकवाएं। शाहजी ने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास किए, किंतु आदिल शाह ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। जब शिवाजी महाराज को अपने पिता के बंदी होने का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी समस्त गतिविधियां बंद कर दी तथा अपने पिता को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए स्वयं आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज की पत्नी सईबाई ने शिवाजी को यह आत्मघाती कदम उठाने से रोका। सईबाई ने शिवाजी को समझाया कि पिता और पुत्र यदि दोनों ही आदिल शाह के हाथ लग गए तो वो एक को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के शाह को प्रस्ताव भिजवाया कि यदि शाहजी को मुक्त कर दिया जाए तो वे सिंहगढ़ का दुर्ग बीजापुर को समर्पित कर देंगे। शाहजी के मित्र मुरार पंत आदिल शाह को समझाने में सफल होते हैं कि शिवाजी द्वारा की जा रही कार्रवाई में शाहजी का हाथ नहीं है। अंततः 4 साल तक बंदी गृह में रहने के बाद 16 मई 1649 को शाहजी को बंदी गृह से मुक्ति मिलती है। 4 साल की अवधि में कर्नाटक में व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी थी, इसलिए आदिल शाह ने शाहजी को उनका पुराना पद और कर्नाटक की जागीर लौटा दी एवं जागीर का प्रबंधन करने के लिए कर्नाटक भेज दिया। 1649 से 1655 के दौरान शिवाजी महाराज ने अपनी विजय यात्रा पर खुद से ही लगाम लगा दी और अब तक मिली अपनी बढ़त को चुपचाप रहते हुए और अधिक मजबूत करने में जुट गए। ये भी उनकी रणनीति का एक हिस्सा ही था, जिसका नतीजा यह हुआ कि शिवाजी अत्यधिक मजबूत बनकर दोबारा उसी तेवर में उभरे। 1656 में महाबलेश्वर के पास स्थित जवाली की घाटी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इस जीत ने दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में शिवाजी के आगे बढ़ने की राह खोल दी। लेकिन 6 साल से युद्ध से दूर रहे शिवाजी महाराज की आदिलशाही सल्तनत से अदावट कम नहीं हुई थी। अफजल खान का वध। 1657 में बीजापुर के आदिल शाह की मृत्यु हो गई। आदिल शाह के बाद उनका 18 वर्षीय पुत्र अली आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का नया सुल्तान बना। शिवाजी महाराज की चुनौती को रोकने के लिए आदिल शाही दरबार में बड़ी बेगम ने भरी सभा में ऐलान करवाया कि बीजापुर में ऐसा कौन सा शख्स है जो शिवाजी को कुचलने का माद्दा रखता है। जवाब में आदिल शाही हुकूमत के सबसे बड़े लड़ाके अफजल खान ने सबसे पहले हुंकार भरी। अफजल खान ने भरे दरबार में यह हुंकार भरी कि शिवाजी कौन है, मैं उसे जंजीर में बांधकर यहां लाऊंगा और इसके लिए मुझे अपने घोड़े से नीचे तक उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल में अफजल खान की शिवाजी के परिवार से बहुत पुरानी दुश्मनी थी। अफजल खान और शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले दोनों ही बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया करते थे। वो अफजल खान ही था जिसने शिवाजी के पिता को गिरफ्तार कर जंजीरों में बांधकर आदिल शाह के समक्ष प्रस्तुत किया था। शाहजी के बड़े बेटे संभाजी की हत्या में भी अफजल खान का ही हाथ था। सन 1659 में अफजल खान को विशाल सेना के साथ शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया। उससे कहा गया कि शिवाजी से किसी तरह की संधि ना की जाए, उसे या तो बंदी बनाकर लाया जाए या फिर उसकी हत्या कर दी जाए। अफजल खान शिवाजी की सेना में भय एवं आतंक फैलाने के लिए मार्ग के समस्त हिंदू मंदिरों को तोड़ता हुआ और गांवों को उजाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसने बई नामक स्थान के पास अपना डेरा डाला। अफजल खान की तैयारियों को देखते हुए शिवाजी प्रतापगढ़ दुर्ग में चले गए। यह दुर्ग पहाड़ की एक पतली चोटी पर स्थित था। इस पर ना तो चढ़ाई करके शिवाजी को बाहर निकाला जा सकता था और ना ही घेरा डालकर बैठा जा सकता था। इसलिए अफजल खान ने कपट जाल बुना। उसने कुलकर्णी ब्राह्मण कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजकर कहलवाया कि अफजल खान शिवाजी के पिता शाहजी का मित्र है। यदि शिवाजी अफजल के पास आकर संधि कर लें तो शिवाजी को सुल्तान के समक्ष क्षमादान दिलवा दिया जाएगा। शिवाजी ने बड़ी आत्मीयता से कृष्णाजी भास्कर और उनके साथियों का स्वागत सत्कार किया तथा उनके ठहरने का प्रबंध किया। शिवाजी ने कृष्णाजी की बातों से सहमति जताई तथा अपने दूत
गोपीनाथ पंतोजी को अफजल खान के पास संधि की शर्तें तय करने के लिए नियुक्त किया। कृष्णाजी भास्कर पंतोजी को अपने साथ लेकर अफजल खान के शिविर में गए। कृष्णाजी ने अफजल खान को समझाया कि शिवाजी संधि करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अफजल खान से लड़कर मुकाबला नहीं कर सकते। गोपीनाथ पंतोजी एक चतुर राजनीतिक थे। उन्होंने अफजल खान को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे अपने एक अंगरक्षक की उपस्थिति में शिवाजी से मिले तथा शिवाजी भी अपने एक अंगरक्षक के साथ मिलने के लिए आएंगे। यदि अफजल खान शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले तो शिवाजी सुल्तान के समक्ष समर्पण कर देंगे। अफजल खान को अपने शारीरिक बल पर बहुत भरोसा था। वह सोचकर प्रसन्न था कि शिवा उसके द्वारा बने हुए जाल में स्वयं ही फंसने चला आ रहा है, इसलिए वह प्रतापगढ़ दुर्ग के नीचे शिवाजी से मिलने के लिए तैयार हो गया। 10 नवंबर 1659 को मध्याह्न पश्चात 3 से 4 बजे के बीच दोनों की भेंट निश्चित हुई। शिवाजी ने अफजल खान से निपटने की हर संभव तैयारी की। उन्होंने प्रतापगढ़ दुर्ग के नीचे की ढलान वाली धरती पर एक शामियाना लगवाया जो चारों तरफ से खुला हुआ था। वहां तक जाने के लिए नीचे से ऊपर तक के वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर एक मार्ग बनाया गया तथा अन्य सभी मार्गों को कांटेदार झाड़ियों से अच्छी तरह बंद कर दिया गया। शिवाजी ने नेताजी पालकर तथा पेशवा मोरोपंत के नेतृत्व में अपनी मावली सेना को पर्वतीय गुफाओं और झाड़ियों में छिपा दिया, जो किसी भी संकट के समय शिवाजी के पास पहुंचकर उनकी सहायता कर सकते थे। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि जैसे ही दुर्ग से तोप चलने की आवाज हो, मावली सेना तत्काल अफजल खान की सेना पर धावा बोल दे। निर्धारित समय पर अफजल खान अपने साथ लगभग 1500 सैनिक लेकर प्रतापगढ़ दुर्ग की तरफ रवाना हुआ। गोपीनाथ पंतों ने उससे कहा कि वह अपने अंगरक्षकों को यहीं छोड़ दे, अन्यथा शिवाजी मिलने के लिए नहीं आएंगे। इस पर अफजल खान ने सेना को दुर्ग की तलहटी में ही छोड़ दिया तथा अपने अंगरक्षक सैयद बंदा और मध्यस्थ कृष्णाजी भास्कर को लेकर दुर्ग की पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उधर शिवाजी महाराज ने इस भेंट के लिए सभी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। शरीर पर लोहे की जाली की पोशाक पहनी तथा उसके ऊपर ढीले ढाले वस्त्र धारण किए। सिर पर साफे के नीचे इस्पात की टोपी पहनी तथा अपने बाएं हाथ में बगनक और दाएं हाथ के नीचे बिछवा छुपा लिया। मां तुलजा भवानी को प्रणाम किया, जीजा माता का आशीर्वाद लिया और गंतव्य के लिए रवाना हो गए। तानाजी मालूसरे तथा जीव मल्हा नामक 2 अंगरक्षक शिवाजी के साथ चले। अफजल खान शिवाजी से पहले ही शामियाने में पहुंच चुका था। इस मुलाकात के दौरान पहले तो कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन बाद में अफजल खान ने शिवाजी को अपनी बाहों में लेकर गला दबाने का प्रयास किया, परंतु शिवाजी अफजल खान की इस चाल को पहले ही भांप चुके थे। शारीरिक शक्ति के मामले में शिवाजी अफजल खान की तुलना में कुछ भी नहीं थे। वे अफजल खान के कंधे तक भी मुश्किल से आ पाए थे। शिवाजी महाराज ने अफजल खान की पकड़ से मुक्त होने के लिए अपने बाएं हाथ में बंधे बगनख से उसके पेट पर प्रहार करके उसकी अतड़ियां बाहर खींच ली, जिससे अफजल खान की पकड़ ढीली पड़ गई। अवसर मिलते ही शिवाजी ने अपने दाएं हाथ में फंसे बिछुए से खां के पेट पर जोरदार प्रहार किया। अफजल खान जोर से चीखा। इन दोनों को गुत्थम गुत्था देख उनके अनुचर भी शामियाने में चले आए। सैयद बंदा ने अपनी तलवार से शिवाजी के सिर पर भयानक प्रहार किया। इससे शिवाजी की पगड़ी के नीचे रखी इस्पात की टोपी कट गई और शिवाजी के सर में चोट लगी। जीव मल्हा भी दौड़कर आया। उसने सैयद बंदा के हाथ पर तलवार से वार करके उसका हाथ काट डाला। सैयद बंदा फिर भी दूसरे हाथ से युद्ध करता रहा। इसी बीच अफजल खान के कहारों ने अफजल खान को उठाकर पालकी में डाल लिया और उसे लेकर भागने लगे। तभी निकट छिपे हुए शिवाजी के सिपाहियों ने बाहर आकर अफजल खान का सिर काट लिया और उसे लेकर प्रतापगढ़ दुर्ग की ओर भाग लिए। वहां उसे ऊंचे बांस में लटकाकर उसका प्रदर्शन किया गया और एक गगनभेदी जयघोष किया गया। शिवाजी सकुशल दुर्ग पहुंच गए तो दुर्ग से तोप का गोला छोड़ा गया। नेताजी पालकर और उनकी मावली सेना जंगल से निकलकर बीजापुर की सेना पर टूट पड़ी। बीजापुरी सेना बहुत बड़ी थी, किंतु अचानक आक्रमण होने से तथा अफजल खान के लौटकर न आने से वह हतप्रत हो गई और इधर उधर भागने लगी। अफजल खान के डेरों से शिवाजी को भारी मात्रा में हथियार, तंबू, तोप, हाथी घोड़े तथा 10 लाख रुपए नगद प्राप्त हुए। शिवाजी ने अपने सैनिकों को एकत्रित करके उन्हें यह धनराशि पुरस्कार स्वरूप वितरित कर दी। घायलों एवं मृतकों को धन
एवं पेंशन देकर सहायता की गई। शिवाजी की इस विजय का समाचार आग की तरह दूर दूर तक फैल गया। औरंगजेब का दिल्ली के तख्त पर कब्जा। सन 1657 में शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शेको को अपना उत्तराधिकारी और मुगलिया सल्तनत का अगला सुल्तान घोषित कर दिया। जब यह खबर औरंगजेब के पास पहुंची तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपना दक्कन का अभियान निरस्त कर दिल्ली की तरफ कूच करने का इरादा किया। 1658 में शामूगढ़ की लड़ाई में उसने दारा शिको को परास्त कर अपने आप को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया तथा अपने पिता शाहजहां को कैद करवा दिया। अब उसका पूरा ध्यान उत्तर की तरफ था, जिसके कारण मुगलों के हाथ से दक्षिण भारत निकलता जा रहा था। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए शिवाजी महाराज ने मुगलिया इलाकों पर आक्रमण करके उन्हें अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर दिया। इस वजह से शिवाजी और औरंगजेब के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। जब औरंगजेब ने उत्तर भारत पर अपनी पकड़ बना ली, तब उसने दक्षिण भारत के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन उस वक्त तक शिवाजी दक्षिण के 40 दुर्गों पर अपना कब्जा कर चुके थे। सिद्दी जौहर का अभियान। बीजापुर राज्य की सेवा में सिद्दी जौहर नाम का सूबेदार था, जिसके पास कुरनूल की जागीर थी। उसने शाह के पास प्रस्ताव भिजवाया कि वो शिवाजी का सफाया करेगा। सुल्तान ने सिद्दी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सिद्दी अपनी सेना लेकर शिवाजी महाराज पर चढ़ दौड़ा। उसका वेग इतना प्रबल था कि शिवाजी महाराज को भागकर पन्हाला दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। सिद्दी ने 15,000 सैनिकों के साथ पन्हाला दुर्ग को घेर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अभियान में शिवाजी के विरुद्ध सिद्दी की सहायता के लिए अपना तोपखाना भिजवाया। अंग्रेजों की तोपों से बरस रहे गोलों के कारण पन्हाला दुर्ग कभी भी टूट सकता था। शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग से सुरक्षित निकलने की योजना बनाई और सिद्दी जौहर से संधि की बात चलाई। सिद्दी जौहर इस संधि के लिए तैयार हो गया, परंतु इस संधि से एक दिन पहले ही 13 जुलाई 1660 को शिवाजी महाराज अपने विश्वस्त सेना नायकों को साथ लेकर पन्हाला दुर्ग से निकल गए और अंधेरे एवं वर्षा का लाभ उठाते हुए 64 किलोमीटर दूर स्थित विशालगढ़ पहुंच गए। जब सिद्दी जौहर के सैनिकों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने शिवाजी का पीछा किया, परंतु बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ उन्हें बीच में ही रोक दिया। वे सिद्दी जौहर के सैनिकों के सामने तब तक डटे रहे जब तक शिवाजी महाराज सकुशल विशालगढ़ दुर्ग नहीं पहुंच गए। इस मुहिम को सफल बनाने में मराठा वीर बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने जीवन का बलिदान दिया। विशालगढ़ दुर्ग एक घने जंगल में स्थित था। इस दुर्ग पर घेरा डालना सिद्दी जौहर के लिए संभव नहीं था, इसलिए वो अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। छापामार युद्ध पद्धति और नौसैनिक बेड़ों का निर्माण। शिवाजी महाराज पहाड़ी किलों को अपनी युद्ध नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। वे हर किले पर एक रैंक वाले 3 अधिकारी नियुक्त करते थे। इसके पीछे मकसद यह था कि अगर कोई अधिकारी गद्दारी कर दे तो भी किले को आसानी से जीता न जा सके। गोरिल्ला तकनीक उनकी युद्ध नीति की मजबूती थी। शिवाजी महाराज की सेना छोटे छोटे गुटों में बंटकर दुश्मन पर हमला किया करती थी और हमला करने के बाद तुरंत उस जगह से गायब हो जाती और पहाड़ों पर स्थित दुर्ग में छिप जाती। शिवाजी महाराज ने एक ताकतवर नौसेना का निर्माण भी किया था। शिवाजी जानते थे कि कोंकण तट पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें एक मजबूत नौसैनिक शक्ति हासिल करने की जरूरत होगी। लिहाजा उन्होंने 1657 में ही अपनी नौसेना का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया था। इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पितृ पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। उस जमाने में उनके पास 4 अलग अलग तरह के युद्धपोत भी हुआ करते थे। साथ ही उनके बेड़े में 160 से लेकर 200 के आसपास नौकाएं थीं। उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग तथा अन्य कई स्थानों पर अपने नौसैनिक दुर्गों का निर्माण करवाया। शाइस्ता खान का दक्कन आगमन। दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मजबूत होता चला गया। औरंगजेब भी शिवाजी महाराज की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। औरंगजेब स्वयं दक्कन के मोर्चों पर रहकर दक्कन की राजनीतिक परिस्थितियों को अपनी आंखों से देख आया था।
उसके दक्कन से चले आने के बाद से ही शिवाजी की गतिविधियों में जो तेजी आई थी, औरंगजेब उससे भी अपरिचित नहीं था। औरंगजेब अनुभव करता था कि शिवाजी मुगल साम्राज्य के लिए भविष्य का संकट है। इसलिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे निर्देश दिए कि वह दक्कन में जाकर शिवाजी का सफाया करे। शाइस्ता खान 1.5 लाख की मुगलिया फौज लेकर शिवाजी से लड़ने के लिए पुणे पहुंचा। मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह को भी शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए दक्कन पहुंचने के निर्देश दिए गए। शाइस्ता खान 3 साल तक मावल में लूटपाट करता रहा। शाइस्ता खान स्वयं तो पूना पर अधिकार करके शिवाजी के निवास स्थान लाल महल में डेरा जमाकर बैठ गया और अपने सिपा सालार करतलब अली खां की कमान में एक सेना शिवाजी के कोंकणी क्षेत्र वाले दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजी। शिवाजी महाराज कोंकण के चप्पे चप्पे से परिचित थे, इसलिए उन्होंने करतलब अली खान को घने जंगल में प्रवेश करने दिया। शिवाजी महाराज ने उसे उम्मरखिंड नामक ऐसे दर्रे में घेरने की योजना बनाई जहां से करतलब का बचकर निकलना नामुमकिन था। मुगल सेना एक सीमित क्षेत्र में घेर ली गई। अब शिवाजी महाराज के सैनिकों ने पहाड़ियों के ऊपर से मुगलों पर हमला बोल दिया। मुगल सेना पिंजरे में बंद चूहे की तरह फंस गई। सैकड़ों मुगल सिपाही इस घेरे में मारे गए। करतलब अली खां के स्वयं के प्राण संकट में आ गए। उसने शिवाजी महाराज के पास युद्ध बंद करने का अनुरोध भिजवाया। महाराज ने उससे भारी जुर्माना वसूल किया तथा उसकी सारी सैन्य सामग्री छीन ली। करतलब अली खां अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर शाइस्ता खान के पास लौट गया। शिवाजी शाइस्ता खान को कोंकण के पहाड़ों में खींचना चाहते थे, किंतु शाइस्ता खां ये भली भांति समझ गया था कि शिवाजी के पीछे जाना मतलब मृत्यु को आमंत्रण देना, अतः वह पूना में ही बैठा रहा। उसने शिवाजी के पूना, पन्हाला, चाकन आदि कई महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार कर लिया। 1661 में शाइस्ता खान ने कल्याण तथा भिवंडी के किलों पर भी अधिकार कर लिया। 1663 के आरंभ में शिवाजी पूना के निकट स्थित सिंहगढ़ में जाकर जम गए। 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने अपने 1000 चुने हुए सिपाहियों को बारातियों के रूप में सजाया तथा उन्हें लेकर रात्रि के समय सिंहगढ़ से नीचे उतर आए। दिन के उजाले में इस अनोखी बारात ने गाजे बाजे के साथ पूना नगर में प्रवेश किया। यह बारात संध्या होने तक शहर की गलियों में नाचते गाते घूमती रही। संध्या होते ही शिवाजी महाराज के 200 सैनिक बारातियों वाले कपड़े उतारकर साधारण सिपाहियों जैसे कपड़ों में मुगलिया सेना शिविर की ओर बढ़ने लगे। शिवाजी महाराज एवं उनके सैनिक लाल महल के पीछे की तरफ जाकर रुक गए और रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगे। अर्धरात्रि में उन्होंने महल के एक कक्ष की दीवार में छेद किया और अंदर दाखिल हो गए। आवाज होने से शाइस्ता खान की आंख खुल गई। शिवाजी महाराज ने उसे देखते ही उस पर अपनी तलवार से जबरदस्त प्रहार किया, परंतु अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाग निकला। लेकिन इस हमले में उसकी 3 उंगलियां कट गईं। इस हमले में शाइस्ता खान का बेटा अब्दुल फतह मारा गया तथा 50 से 60 सैनिक भी मारे गए। जब तक मुगलिया सिपाहियों को इस हमले की जानकारी लगती, तब तक शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ मुगल शिविर से बाहर निकल चुके थे। कुछ ही समय में शिवाजी महाराज पूना से भी सकुशल निकल गए। सूरत पर आक्रमण। मुगलों से लगातार युद्ध लड़ते रहने के कारण शिवाजी महाराज का खजाना लगभग खाली हो चुका था। शिवाजी महाराज ने इसकी भरपाई करने के लिए मुगलों के क्षेत्र को लूटने की योजना बनाई। उन दिनों सूरत मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक धनी नगर एवं प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। यहां से दुनिया भर के देशों के व्यापारिक जहाज आते जाते थे। मुगल बादशाह को सूरत से प्रतिवर्ष करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता था। शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटने का निश्चय किया, परंतु सूरत तक पहुंचने के लिए बुरहानपुर होकर जाना पड़ता था, जो मुगलों की एक बड़ी सैनिक छावनी थी। उन्होंने अपने 4000 सैनिकों को छोटे छोटे दलों में विभाजित किया तथा बुरहानपुर से दूर हटकर चलते हुए सूरत से करीब 29 किलोमीटर पहले गनदेवी नामक स्थान पर पहुंचने को कहा। स्वयं शिवाजी महाराज ने भी 1 जनवरी 1664 को सूरत के लिए प्रस्थान किया। 6 जनवरी को यह सभी टोलियां आपस में मिल गईं और उन्होंने सूरत पर हमला बोल दिया। उस समय सूरत का गवर्नर इनायत खान था। मराठा सैनिकों के हमले को रोक पाना उसके बस की बात नहीं थी।
उसने फौरन संदेशा भिजवाया और सैन्य मदद मांगी, परंतु जब तक मदद आती तब तक शिवाजी सूरत को लूट कर वहां से जा चुके थे। सूरत की लूट से शिवाजी महाराज को 2 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त हुई, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। सन 1665 में शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के पुर्तगाली कब्जे वाले शहर बसरूर पर भी नौसैनिक हमला किया और एक बड़ी लूट हासिल की। मिर्जा राजा जयसिंह का दक्खन अभियान और पुरंदर की संधि। औरंगजेब ने अपने मुस्लिम सूबेदारों के असफल हो जाने पर एक हिंदू राजा मिर्जा जयसिंह को दक्खन का सूबेदार बनाकर भेजा। मार्च 1664 में मिर्जा राजा जयसिंह ने पुणे में अपना शिविर लगाया तथा शिवाजी महाराज पर शिकंजा कसना आरंभ किया। 1665 आते आते मुगल सेना ने शिवाजी की सेना को काफी हानि पहुंचाई। उनके कई किलों पर कब्जा कर लिया गया तथा गांवों पर भी लूटपाट और आगजनी की गई। अंततः शिवाजी महाराज को मिर्जा राजा जयसिंह से संधि करनी पड़ी, जिसके चलते उन्हें अपने 23 किले मुगलों के सुपुर्द करने पड़े। साथ ही साथ उन्हें संधि की शर्तों के मुताबिक औरंगजेब के सामने प्रस्तुत होना भी स्वीकार करना पड़ा। मिर्जा राजा जयसिंह ने उन्हें यह उम्मीद दिलाई कि हो सकता है कि औरंगजेब उन्हें दक्खन का सूबेदार नियुक्त कर दे तथा बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए शिवाजी के नेतृत्व में एक फौज भेजे, परंतु ये सिर्फ कयास थे। औरंगजेब ने ऐसा कोई वादा मिर्जा राजा जयसिंह से नहीं किया था। शिवाजी महाराज की आगरा यात्रा। 5 मार्च 1666 को शिवाजी अपने 200 चुने हुए अंगरक्षकों और 4000 सैनिकों के साथ आगरा के लिए प्रस्थान करते हैं। उस समय उनके साथ उनके 8 वर्षीय पुत्र संभाजी भी होते हैं। आगरा पहुंचकर मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र राम सिंह कछवाहा शिवाजी महाराज को औरंगजेब के सामने प्रस्तुत करता है। शिवाजी महाराज को लगा था कि औरंगजेब उनसे उनका हालचाल पूछेगा, उनका स्वागत सत्कार करेगा, परंतु औरंगजेब शिवाजी महाराज से बात तक नहीं करता। उसके अंगरक्षक शिवाजी महाराज को ले जाकर मिर्जा राजा जयसिंह के पीछे 5000 मनसबदारी की पंक्ति में खड़ा कर देते हैं। इस अपमान से शिवाजी महाराज बहुत क्रोधित होते हैं। उस समय मुगलिया दरबार का यह चलन था कि जिसकी जितनी हैसियत होती थी उसको उतनी बड़ी मनसबदारी दी जाती थी। ज्यादा मनसबदारी वाले लोग आगे खड़े होते थे और कम मनसबदारी वाले लोगों को पीछे खड़ा होना पड़ता था। शिवाजी महाराज औरंगजेब की 5000 की मनसबदारी का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और भरी सभा में औरंगजेब को अपनी नाराजगी दर्ज करवाते हैं। यह देखकर औरंगजेब आग बबूला हो जाता है और महाराज को नजरबंद करने का आदेश देता है। अब शिवाजी समझ चुके थे कि पुरंदर की संधि सिर्फ छलावा मात्र थी। औरंगजेब का असली इरादा तो उन्हें गिरफ्तार करना तथा उनकी हत्या करना था। वे एक चाल चलते हैं। शिवाजी महाराज औरंगजेब को एक पत्र भिजवाते हैं जिसमें वे ये मांग करते हैं कि अगर बादशाह उन्हें सही सलामत रिहा कर दे तो वो हमेशा बादशाह की सरपरस्ती में काम करेंगे। दूसरा यह कि अगर सुल्तान चाहे तो वो काशी जाकर साधु बन जाएंगे। और तीसरा यह कि उनके साथ आए उनके सभी सैनिकों और अंगरक्षकों को वापस दक्खन भेज दिया जाएगा। औरंगजेब उनकी तीनों मांगों को ठुकरा देता है। शिवाजी महाराज बंदीगृह में ही बीमार होने का नाटक करते हैं तथा औरंगजेब से यह आग्रह करते हैं कि वह फकीरों तथा ब्राह्मणों को दान करना चाहते हैं, जिससे उन्हें पुण्य लाभ हो और उनकी सेहत में सुधार हो सके। औरंगजेब इस बात के लिए राजी हो जाता है। प्रतिदिन संध्या काल में कहार बड़ी बड़ी बांस की टोकरियों में फल व मिठाइयां लाते और शिवाजी महाराज से स्पर्श कराकर उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। इन टोकरियों की गहन छानबीन होती, पर कुछ दिनों बाद इस काम में ढिलाई होने लगी। मौके का फायदा उठाकर 17 अगस्त 1666 के दिन ऐसी ही टोकरी में बैठकर शिवाजी महाराज और संभाजी राजे औरंगजेब की कैद से निकल भागते हैं। शिवाजी महाराज आगरा से सन्यासी का वेश बनाकर यमुना के किनारे किनारे होते हुए अगले 25 दिनों में सकुशल रायगढ़ पहुंच जाते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। एक बार फिर इस मराठा शूरवीर ने अपनी हिम्मत और चतुराई के दम पर औरंगजेब और उसकी मुगलिया फौज को पटकनी दी थी। आगरा की घटना ने शिवाजी महाराज को मुगलों के खिलाफ एक ऐसी शक्ति के रूप में उभारा जो औरंगजेब को सीधे टक्कर देने का
मादा रखता था। शिवाजी महाराज के बच निकलने के बाद उनकी मुगलों के साथ अदावट कम हो गई। मुगल सरदार जसवंत सिंह ने नए शांति प्रस्ताव के लिए कोशिशें शुरू की और शिवाजी तथा औरंगजेब के बीच मध्यस्थता की। 1668 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब द्वारा शिवाजी महाराज को स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लिए जाने के बाद दक्षिण भारत में उनकी राजनीतिक स्थिति बहुत बदल गई। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान भी शिवाजी को स्वतंत्र शासक मानने लगे। अंग्रेज और फ्रांसीसी भी शिवाजी महाराज को अब लुटेरा या जागीरदार मानने के बजाय उन्हें राजा मानकर उनसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने लगे। इस समय शिवाजी महाराज ने अपने सबसे बड़े बेटे संभाजी को सेनापति प्रतापराव हुजर के साथ औरंगाबाद में शहजादे मुअज्जम के साथ मुगलिया सल्तनत की सेवा करने के लिए भेज दिया। संभाजी को 5000 की मनसबदारी के साथ पुणे की जागीर दी गई। कुछ ही समय में उन्होंने शहजादे मुअज्जम से अच्छी दोस्ती कर ली। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बीजापुर पर भी हमला करने की अनुमति दे दी, जिस पर आदिल शाही वंश का शासन था। कमजोर सुल्तान आदिल शाह द्वितीय ने शिवाजी महाराज के सामने शांति के लिए प्रस्ताव रखा। इसके एवज में उसने शिवाजी महाराज को सरदेशमुखी और चौथ के अधिकार दे दिए। शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच शांति 1670 तक ही चली। इसके बाद औरंगजेब को शिवाजी महाराज और मुअज्जम के घनिष्ठ संबंधों पर शक होने लगा। उसे लगा कि शायद मुअज्जम शिवाजी से रिश्वत ले रहा है। औरंगजेब शिवाजी की कूटनीति से भली भांति परिचित था। उसे लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि मुअज्जम के साथ मिलकर शिवाजी दिल्ली का तख्त ही हथिया ले। इस वक्त औरंगजेब अफगानों से लड़ने में व्यस्त था, जिस कारण दक्खन में उसने अपनी सेना बहुत कम कर दी थी। औरंगजेब के संदेह ने शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच के शांति काल को खत्म कर दिया। उसने शिवाजी महाराज से बरार की जागीर छीन ली। जवाब में शिवाजी महाराज ने फिर से मुगलों के खिलाफ आक्रमण शुरू कर दिए। पुरंदर की संधि में जिन 23 किलों और जागीरों को शिवाजी महाराज ने मुगलों को सौंप दिया था, कुछ ही दिनों में उन्होंने उन पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया। इसमें कोंडाना का वह मशहूर किला भी शामिल था, जिस पर शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे ने 4 फरवरी 1670 को अपने 300 मावल साथियों के साथ ऐतिहासिक विजय हासिल करते हुए अपनी शहादत दी थी। तब शिवाजी महाराज ने कहा था कि गढ़ आला पड़ सिंह गेला, यानी किला तो हमने जीत लिया परंतु हमारा शेर चला गया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया। सूरत की दूसरी लूट। 3 अक्टूबर 1670 को शिवाजी महाराज अपने 15,000 घुड़सवारों को लेकर सूरत पहुंच गए। अगले 3 दिनों तक मराठा सेना ने सूरत को लूटा। कुल 66 लाख की रकम वसूल की गई। इस लूट से मुगल सल्तनत की बहुत बड़ी आमदनी समाप्त हो गई। अधिकांश व्यापारी सूरत छोड़कर भाग गए। जब शिवाजी महाराज सूरत से लौट रहे थे, तब उन्हें सूचना मिली कि मुगल सेना दौलत खान कुरैशी के नेतृत्व में उनकी तरफ बढ़ रही है। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को 5 भागों में बांटने का आदेश दिया। एक टुकड़ी लूट का सामान लेकर दर्रों के रास्ते राजगढ़ के लिए रवाना हो गई, तो वहीं बाकी बची टुकड़ियों ने दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। नासिक के पास वाणी डिंडोरी की लड़ाई में शिवाजी महाराज की सेना ने मुगलों को परास्त कर दिया। अपने नए अभियान के दौरान शिवाजी महाराज ने बीजापुर और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। देखते ही देखते शिवाजी महाराज ने अपने अभियान के जरिए बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया और खूब धन दौलत भी अर्जित कर लिया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। शिवाजी महाराज का राज्य अब काफी बड़ा हो गया था। मराठाओं की तलवारों के घाव खा खा कर मुगलिया सेना पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान मर चुके थे तथा नए सुल्तानों में प्रतिरोध क्षमता बाकी नहीं बची थी। दक्खन में अब शिवाजी महाराज के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। वे अपने राज्य के प्रभुत्व संपन्न स्वामी थे, परंतु अभी तक उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। इसलिए जीजा माता ने शिवाजी महाराज से राज्याभिषेक करवाकर छत्रपति की उपाधि धारण करने के लिए कहा।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक राजा ही अपनी प्रजा पर कर लगा सकता था। एक राजा को ही अपनी प्रजा को न्याय एवं दंड देने का अधिकार था तथा वह राजा ही होता था जो भूमि दान कर सकता था। शिवाजी महाराज ने भी राजनीतिक दृष्टि से ऐसा करना उचित समझा ताकि वे अन्य राज्यों के समक्ष स्वतंत्र राजा का सम्मान और अधिकार पा सके। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए पुणे के पंडितों को न्योता भेजा गया, परंतु उन्होंने यह कहते हुए इस निमंत्रण को ठुकरा दिया कि शिवाजी किसी राजा के पुत्र नहीं है, अर्थात राजकुल से नहीं है, इसलिए उनका राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल काशी भेजा, जिसने वहां जाकर वहां के प्रगाढ़ पंडित गागा भट्ट से मुलाकात की। गागा भट्ट ने जब उनकी वंशावली देखी तो उन्होंने पाया कि शिवाजी महाराज का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से निकलता है तथा वह एक क्षत्रिय हैं, इस नाते वे राजा बनने योग्य हैं। गागा भट्ट की अनुमति मिलते ही पुणे में राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ हो गई। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। नए अतिथि गृह एवं विश्राम भवन बनवाए गए ताकि देश भर से आने वाले विशेष अतिथि उसमें ठहर सके। नए सरोवर, नए मार्ग, उद्यान आदि बनवाए गए ताकि शिवाजी महाराज की राजधानी सुंदर दिखे। 1000 ब्राह्मणों के साथ पंडित गागा भट्ट शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए काशी से पूना पधारे। हजारों लोगों को, जिसमें मराठा सेनाओं के सरदार, ब्राह्मण, पुरोहित, सेठ, साहूकार, विद्वान, दूसरे राज्यों के गणमान्य नागरिक व राजघराने शामिल थे, को न्योता भेजा गया। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक पंडित गागा भट्ट के हाथों संपन्न हुआ। जीजा माता का लाडला शिवा, मराठाओं का सरदार शिवाजी अब छत्रपति था, जिसने न सिर्फ मराठा साम्राज्य बल्कि हिंदवी स्वराज्य की भी नींव रखी थी। विजयनगर राज्य के पतन के बाद यह पहला ऐसा हिंदू साम्राज्य था जिसने कई वर्षों की इस्लामिक सत्ता को चुनौती दी थी। शिवाजी महाराज के राज्य की शासन व्यवस्था। अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधानों की नियुक्ति की। राज्य का समस्त कार्य इन्हीं अष्टप्रधानों की देखरेख में होता था। पेशवा यह राज्य का प्रधान व्यवस्थापक होता था। इस पद पर शिवाजी महाराज ने सबसे पहले मोरोपंत पिंगले को नियुक्त किया। मजीमदार इस मंत्री पर राज्य की अर्थव्यवस्था और आय व्यय की जांच आदि का दायित्व होता था। सुरनिस इस मंत्री पर राजकीय पत्र व्यवहार और संधि पत्रों का प्रबंध करने का दायित्व होता था। वाकनिस इस मंत्री पर राज्य के लेखों, अभिलेखों आदि की सुरक्षा करने का दायित्व था। सरनावत राज्य में पैदल सेना और घुड़सवार सेना के लिए एक एक अलग सरनावत नियुक्त किया गया था। विदेश मंत्री इस मंत्री पर अन्य राज्य के राजा, मंत्रियों एवं अधिकारियों आदि से मित्रता एवं व्यवहार आदि का दायित्व था। न्यायाधीश इस मंत्री पर राज्य की जनता के झगड़ों एवं विवादों को सुलझाने का दायित्व था। न्यायशास्त्री इस अधिकारी पर राज्य की न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा होता था। किलों की व्यवस्था शिवाजी महाराज ने अपने किलों को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दिया था। उन्हें यह अच्छी तरह ज्ञात था कि एक राज्य और उसकी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए किलों का सुरक्षित होना कितना आवश्यक है। प्रत्येक दुर्ग में एक किलादार, एक मुंशी, एक भंडार पालक एवं निरीक्षक नियुक्त होते थे। भू राजस्व या लगान किसानों तथा राजा के बीच कोई जागीरदार नहीं होता था। किसान सीधे ही राजकीय कारिंदों को लगान देते थे। सरकारी लगान कुल उपज का 40% होता था। कृषकों की सुरक्षा के लिए देशमुख, देशपांडे, पटेल, कोट और कुलकर्णी नियुक्त किए जाते थे। शिवाजी महाराज स्वयं इन अधिकारियों पर कड़ी नजर रखते थे ताकि किसी के द्वारा भी किसानों को कोई परेशानी न दी जा सके। राज्य की गुप्तचर व्यवस्था शिवाजी महाराज की सैन्य सफलताओं में गुप्तचरों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए उनके राजा बनने के बाद गुप्तचर व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिससे पूरे राज्य में होने वाली गतिविधियों की खबर उन तक पहुंच जाती थी। शिवाजी महाराज की सेना शिवाजी महाराज की सेना में 2 तरह के सिपाही थे,
पैदल व घुड़सवार। अधिकांश पैदल सैनिक घाट माथा क्षेत्र या कोंकण क्षेत्र से आते थे। घाट माथा क्षेत्र के सैनिकों को मावली तथा कोंकण क्षेत्र के सैनिकों को हाथकुरी कहा जाता था। प्रत्येक 10 सैनिकों पर एक नायक होता था। प्रत्येक 5 नायकों के ऊपर हवलदार, प्रत्येक 2 हवलदारों पर एक जुमलदार तथा प्रत्येक 10 जुमलदारों को हजारी कहा जाता था, जिनका मुखिया होता था जुमला। सेनापति सेना का सर्वोच्च पद होता था। शिवाजी महाराज की सेना में 2 सेनापति होते थे, एक घुड़सवार सेना के लिए और एक पैदल सेना के लिए। समुद्री बेड़ों की स्थापना। शिवाजी महाराज ने कोंकण में अपनी बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत समुद्री जहाजी बेड़ा बनाया था तथा एक शक्तिशाली नौसेना का गठन भी किया था। इसी नौसैनिक बेड़े के दम पर वो फ्रांसीसी, अंग्रेजों और पुर्तगालियों की नौसेना पर नियंत्रण रखते थे। कोंकण के बंदरगाहों पर नियंत्रण होने से शिवाजी महाराज को समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार से भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। शिवाजी महाराज का दक्षिण अभियान। निसंदेह शिवाजी महाराज का कद पहले से काफी बढ़ चुका था, परंतु मुगलों की तुलना में उनका साम्राज्य अभी भी बहुत छोटा था। वे ये भली भांति जानते थे कि इतने छोटे साम्राज्य को लेकर वो मुगलों का मुकाबला काफी दिनों तक नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने दक्षिण की तरफ अपने साम्राज्य विस्तार का निर्णय लिया। दक्षिण में आगे बढ़ना आसान हो सके, इसके लिए शिवाजी महाराज ने औरंगाबाद के मुगल सूबेदार बहादुर खां और गोलकुंडा के कुतुब शाह के साथ संधि कर ली। उनका यह अभियान 1676 से लेकर 1678 तक करीब 2 साल चला, जिसको उन्होंने दक्षिण दिग्विजय का नाम दिया। उस समय दक्षिण भारत में ऐसा कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बचा था जो शिवाजी महाराज का सामना कर सके। मराठा सेना ने एक एक करके दक्षिण के काफी बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। शिवाजी महाराज का साम्राज्य अब महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर कर्नाटक के मैसूर तक फैल चुका था। अगर इतिहासकारों की माने तो वो शिवाजी महाराज ही थे जिनकी वजह से औरंगजेब की दक्षिण फतह करने की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई थी। औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच के रिश्तों में तल्खी तब और बढ़ गई जब औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का फैसला किया। जब शिवाजी महाराज तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने एक पत्र लिखकर औरंगजेब को ऐसा करने से मना किया, परंतु इस बात का औरंगजेब पर कोई असर नहीं हुआ। शिवाजी महाराज भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी मुगलों पर हमले बदस्तूर जारी रखे। मुगलों और मराठाओं में चल रही दुश्मनी के बीच 3 अप्रैल 1680 को मानो सब कुछ अचानक से थम गया। ये वो मनहूस दिन था जब मराठाओं में शोक की लहर दौड़ गई। शिवाजी महाराज का निधन हो गया। हिंदवी स्वराज का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। हालांकि यह मराठा साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि यह तो उसकी शुरुआत थी, जिसकी नींव रखी थी इस महान योद्धा ने। शिवाजी महाराज के 8 विवाह हुए थे, जिनसे उन्हें 2 पुत्र और 6 पुत्रियां थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज ने राज सिंहासन संभाला तथा वे भी छत्रपति हुए। यूं तो महाजनपद काल से लेकर आज तक के लगभग 3500 साल के इतिहास में इस देश पर अनेकों राजा, महाराजा, बादशाह, सुल्तानों और शहंशाहों ने राज किया। इसमें से कुछ प्रसिद्ध तो कुछ अति प्रसिद्ध हुए, परंतु शिवाजी महाराज इकलौते ऐसे राजा थे जिनका पराक्रम, जिनकी शूरवीरता, जिनकी ख्याति अतुलनीय थी। यही कारण है कि आज भी हिंदुस्तान में उनकी मृत्यु के कई 100 सालों बाद भी उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। आज भी वे भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। शिवाजी महाराज की सफलता का श्रेय उनके बहुमुखी व्यक्तित्व, श्रेष्ठ चरित्र और उत्कर्ष आदर्शों को जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जिसके स्मरण मात्र से हम सब भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जानता राजा यानी आम जनता के नायक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनाया वीडियो आपको कैसा लगा? आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद। अंब पर रावण सगंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर संबुरती नाह पर जो सहस
पर राज